चोपाल एक वाला सगळ्या ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा भाई बहना जी चौपादरे में आप रोजीना नवा नवा विषय ले रहता है करा और सावटी जानकारी हासिल करा उन्नीस प्रकार आज भी अपनी चौपादरे में आप एक न्यारो निर्वल और एक नवादू विषय ले रहता है कर और खासा मैं तो जानकारी हासिल कर भाई बहना आप सगळा जानो हो कि आप देखा तो चौमासा के मायने खूब बारिश हुए और भी बारिश के मायने बहुतायत के मायने हरियो चारो पैदा हुए और पशुओं के एक मौज सी बनी रहे। सर्दियों की ऋतु में भी आप देखा तो जी रबी की फसल है भी रबी की फसल के साथ घनी यानी खरपतवारा हो गए जी आप पशुओं का चारा के रूप में काम में लिया। और मुख्य जी बात आओ बाबा गर्मिया का महीने गर्मिया का टाइम का माया अपनो जो राजस्थान है एक घणकरो जो भूभाग है एक मायने पानी की भी कमी है न्यूनता है कटे है तो खारो पानी है बहुत सा भूभाग के मायने रेगिस्तान है और पशुपालन के मायने अपना ये देश के मायने अव्वल हाँ तो पशुओं के लिए हरा चारा की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़े वह पड़े गर्मिया के महीने। तो भाई बहना आज आप ई विषय की हताएं कर आपनो आज कोई विषय है ग्रीष्म ऋतु में हरे चारे की जी फसला है और बको की प्रकार से आप उत्पादन करा और भी की जानकारी ले अपने बीच पधारा डॉक्टर बाबूलाल जी यादव साहब जका केवी के कृषि विज्ञान केंद्र चोमू के मैंने कार्यरत है। आपको चौपाल स्टूडियो में गुणगुण स्वागत है यादव साहब। सबसे पहले तो आप बताओ डॉक्टर साहब की हरा चारा को विशेष महत्व कहीं है? देखो हरा चारा को विशेष महत्व वो है कि भाई हरा चारा आप पशुधन रखा तो पशुधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हरे चारो क्योंकि हरे चारे के बिना आप पशुधन ने कंप्लीट फीड उसको भोजन आपा कौन दे सका और साथ ही उसको उसका बॉडी वेट और उसका दूध उत्पादन बना रहे इसलिए हरे चारे का अपने पशु को उसके बैलेंस न्यूट्रिशन में उसको देते हैं। और सभी पशुओं को दूध देने वाले जो पशु है तो हमारे जो पशुपालक भाई है वो हरे चारे का विशेष ध्यान रखे जिससे उसके दूध उत्पादन भी प्रभावित नहीं हो और लगातार दूध उत्पादन मिलता रहे कोई उसमें बीच में गठे नहीं बढ़े नहीं उसका वजन पशु का बना रहे पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसमें जितने भी पोषक तत्व है हमारे हरे चारे की जो फसलों में प्राप्त होते हैं पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं उसको हरे चारे से मिलते हैं। तो इसलिए उसमें यदि हम सीजन में ग्रीष्मकालीन हो या रबी वाली सीजन हो या खरीफ की सीजन हो तो हमारे किसान भाइयों को इस प्रकार से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि पहले से कि हम पशुधन रखते हैं तो हमारे को साल भर कैसे हमारे पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता हो उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को हरे चारे की फसलों को अपने खेतों में उगाना पड़ेगा और हमारे पशुओं को उसकी आवश्यकता के अनुसार पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा दूध उत्पादन अच्छा मिलेगा और हमारे किसान भाइयों की जो लागत है लागत में भी कमी आएगी और आर्थिक रूप से फायदा भी अच्छा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई हरे चारे का पहले महत्व समझे और उसके हिसाब से सीजन वाइज हमारे किसान भाई सीजन वाइज हरे चारे की फसलों को अपने खेतों में ले जितने पशुधन रखते हैं उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इतने एरिया में पशुओं के अनुसार उसको लगाए और पशुओं को समय पे देंगे तो उसमें निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। जी आप मिनखा के मायने आप देखा कि आप भोजन के मायने कई प्रकार का अनाज खावा लेकिन भी के साथ साथ हरी सब्जियां की हरी पत्तेदार सब्जियां मां की भी जरूरत पड़े और बाकी माध्यम से कई पोषक तत्व आपने मिले भी प्रकार से ही जगह अपना पशु है बाका स्वास्थ्य के लिए भी हरा चारों को बहुत महत्व है। और आप राजस्थान के मायने तो गर्मिया के मायने विशेष ज्यादा महत्व को पड़ जाए। डॉक्टर साहब आप देखा कि देखो चौमासा में भी खूब घास हुए और चौमासा में तो आप घास को उत्पादन कराएंगे नहीं जो घास उगेड़ो भी के लिए आप पशुओं ने खुला छोड़ दिया पशु चरा जाए। ये सर्दियों का महीना आपकी रबी की फसल रबी के साथ आपने खूब खरपतवारा की ना आप घास का रूप में पशुओं को ले लें लेकिन ग्रीष्म ऋतु के महीने वो एक बड़ो संकट है राजस्थान में तो विशेष चुनौती है। तो ग्रीष्म ऋतु में देखता हम यहाँ विशेष चारों का ही महत्व बन जाए। देखो ग्रीष्म ऋतु में को देखते हुए जैसा कि आपने बताया कि सर्दियों में भी खरपतवार बहुत सारे खरपतवार उगते हैं फसलों के साथ में उसको भी लेते हैं और बहुत सारी फसलें हैं जैसे रिजका है कासनी है बरसीम है इन फसलों से पशुओं को हरा चारा अच्छा मिल जाता है क्योंकि सर्दियों में ऐसे जो चारे लगाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता भी कम होती है उस टाइम में इतना तापमान अधिक नहीं होता है और गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है तो यदि जहां पे पानी है वहीं हम लगा सकते हैं। और बारिश की सीजन जो आती है खरीफ सीजन जिसको कहते हैं हम लोग तो उस सीजन में जहां भी बारिश होती है वहां
जितने भी खरपतवार है, अनेक प्रकार के जो खरपतवार है वो उग जाते हैं फसलों में, और खाली जगह जो होती है, और उसको हम खाली जगह में पशुओं को चराते भी है, पशुओं को वो घास को काट के पशुओं को कुट्टी करके खिलाते हैं, और फसलों से भी निकाल के जो एक तरह से खरपतवार जिसको कहते हैं, जो फसलों से निकालना फसलों को भी फायदा होता है और हमारे को चारे की, हरे चारे की पूर्ति भी होती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दोनों सीजन है, तीनों सीजन है, जो भी फसलें लगाए, हरा चारा हो, उसमें फूल आए उन खरपतवार में, या उसमें बीज बने, उससे पूर्व ही काम मिलेंगे तो पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि बीज बनने के बाद हमने उसको काट के पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें पोषकता नहीं रहती है, और साथ ही उसमें जो बीज बनता है, वो बीज यदि पशु खा लेता है तो वो बीज खत्म नहीं होता है, वो गोबर के द्वारा वापस हमारे खेत में पहुंच जाता है, तो एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस चीज को हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को ध्यान में रखना होगा। और ग्रीष्मकालीन में इस प्रकार की जहां पे पानी है, हम लोग जहां पे गर्मियों में हमें हरे चारे की फसलें लेते हैं या कोई दूसरी फसल लगाते हैं, तो उसमें भी यदि हरा चारा निकलता है तो उसको फूल आए उससे पूर्व हरे चारे के रूप में हमें उसको कंसिडर कर सकते हैं और पशुओं को खिला सकते हैं। एक दोहरा फायदा है जी। एक तो पोषक तत्व ज्यादा है, और अगर बीज है बाद में आप पशु ने खिलाते हैं तो बीज पेट में जा रहे हैं, और गोबर का माध्यम से आप वापस खेत में डाल दें तो अगली साल फिर बाकी खरपतवार तैयार हो जाए। इसलिए फूल आवासु पहली, बीज पकवासु पहली वो आप खरपतवार दें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे। डॉक्टर साहब, अब आप ई मौसम के संदर्भ में देखा तो इस टाइम का आप कौन कौन सी चारा की फसल है जिसकी कर सका? देखो, इस टाइम में जो ग्रीष्मकालीन जो सीजन चल रही है, तो फरवरी के बाद में जैसे तापमान बढ़ता है, सर्दी की ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्मकालीन चालू होती है, जायद चालू होती है, उस समय से हमारे पशुपालक भाई प्लानिंग करते हैं कि हमारे पशुओं के लिए लगातार जो आगामी जो सीजन आएगी खरीफ की, बरसात वाली जो ऋतु आएगी, उससे पूर्व हमारी प्लानिंग करें तो उसमें कौन कौन सी ऐसी जो फसलें हैं जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारी जो ज्वार है हरे चारे के लिए, ज्वार है, चरी जो बाजरा जिसको कहते हैं वो है, और साथ ही जैसे पेरेनियल की बात करें, एक नेपियर हाइब्रिड बाजरा होती है जो एक साल लगाने के बाद उसको बहुवर्षीय चारा भी कहते हैं, और उसको एक साल लगाने के बाद हम 4 से 5 साल तक एक ही जगह से उत्पादन साल भर प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां पे पानी की कमी है और ज्यादा उत्पादन लेना है, ज्यादा पोषक तत्व है हमारे किसान पशुओं को प्राप्त करना है, तो नेपियर हाइब्रिड को भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, और बहुत सारे किसान भाई हमारे लगा रहे हैं और बहुत अच्छे उसके परिणाम आ रहे हैं। क्योंकि नेपियर हाइब्रिड बाजरा एक ऐसी जो चारा, हरा चारा है कि जब उसकी बढ़वार होती है तब से लेके जब तक उसकी कटाई करते हैं एकदम हरी रहती है, और हरे चारे हैं उससे ज्यादा उसमें पोषकता होती है। मुख्य हरे चारों में दो ही चीज होती है, एक तो क्रूड प्रोटीन होती है पशुओं के लिए, और एक क्रूड फाइबर होता है। तो करीबन 8 से 11% के बीच में इसमें पाया जाता है, जो किसी दूसरे हरे चारे में इतनी मात्रा में नहीं होता है। और साथ ही इसको लगाते हैं हमारे किसान भाई तो कम पानी में, जहां पे पानी की कमी है तो ड्रिप के द्वारा भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, और इस फसल को यदि लगाए तो 4 साल तक किसान हमारे पशुपालक भाई उस हरे चारे की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं, और साल भर इसको कटाई कर सकते हैं। इसमें केवल नवंबर से लेके फरवरी तक थोड़ी ये सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, क्योंकि ये बाजरे जैसी फसल है, तो जैसे टेम्परेचर कम होता, 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है तो इसकी बढ़वार रुक जाती है। तो हमारे किसान भाई यदि फॉर एग्जाम्पल अपने उदाहरण की बात करें कि रिजगा लगाए, आप 2 से 3 बीघा रिजगा और इसको उसी एरिया में लगाएंगे तो उतना चारा उसको कम एरिया, आधे एरिया में प्राप्त हो जाता है। अच्छा। और साल भर में हमारे किसान भाई इससे 5 से 6 कटिंग्स इसकी ले सकते हैं। और इसका एक बार जो लगाने का तरीका है, इसको हमारे किसान भाई जब लगाए तो खेत की अच्छे से तैयारी करे और उसके बाद में लगाए। इसमें जैसे कलम होती है, 2 मेथड होते हैं इसमें लगाने के, 2 तरीके हैं। एक तो 6 महीने पुरानी उसकी जो कलम जो बोलते हैं कटिंग्स होती है, जो नीचे से उसके गांठ होती है और ऊपर से होती है। तो एक तो उसमें जमीन में रोपाई की जाती है और ऊपर वाली से उससे पौधे, उससे शाखाएं निकलती है। गन्ना कीजिए। जी जी जी। तो उसको प्रॉपर तरीके से लगाए, जैसे लाइन से लाइन की दूरी रखे 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखे। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई लगाते हैं। तो ये लगाने के करीबन 6 महीने तक इसको बढ़ जाती है या पकाते हैं तो वो बीज के रूप में हम उसको ले सकते हैं, या जड़ से इसको यदि प्रोपोगेट करें हम लोग दूसरे खेत में लगाए तो 1 साल पुरानी जड़ होनी चाहिए। अच्छा। साथ ही तो इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि इसकी लगाने के करीबन 60 से 70 दिन बाद में पहली हम कटाई कर लेते हैं। उसके बाद में जो है
25-30 दिन पर दूसरी आगामी कटाइयां कर सकते हैं। और बारिश में जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फसल के लिए आर्द्रता और तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आर्द्रता अच्छी होती है, तापमान अच्छा होता है, उस टाइम में इसकी बहुत ही लग्जरियस ग्रोथ होती है, उसमें 20 दिन पे भी कटाई हो जाती है और इतनी जबरदस्त कटाई होती, ग्रीनरी इसका फोलिएज बनता है कि हमारे किसान भाई बाजरे से भी ज्यादा उत्पादन इससे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो पोषकता की बात जो हमने की है, वो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है काफी मात्रा में इसके चारे में, और फास्फोरस की मात्रा भी होती है। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही गर्मियों की हम बात करें तो गर्मियों में ज्वार की जो फसल है, हर जी आप ज्वार बताइए, बाजरो बताइयो, साथ में नेपियर हाइब्रिड ओ बाजरो बताइयो। अब आप बता तो दी कि जड़सू भी की कर सका आप बुआई, या भी की जी कंपी है बिसु भी आप भी की बुआई कर सका, लेकिन आप खरीदा कटे। पहली बात समझे, बाजरो भी है, ज्वार भी है, और नेपियर हाइब्रिड बाजरो बतायो। तो आका बीज खरीदा यहाँ की जी कलम खरीदा, तो एक कलम मिले कटे, और कलम खरीदा भी टाइम अपन कहीं कहीं सावधानी रखनी चाहिए ताकि वे बढ़िया रहे। देखो, इसका नेपियर हाइब्रिड की जो बात की है, कलम कहां से खरीदे और किस तरीके से लगाए और कौन से समय पे लगाए, वो महत्वपूर्ण है। तो कलम की बात की भाई, 6 महीना पुराना कलम होना चाहिए या जड़ 1 साल पूर्व की होनी चाहिए, तो वो दूसरे खेत में स्थापित होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जहां भी जिन क्षेत्रों में जहां पे कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे राजस्थान में, यहाँ हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान है, प्रगतिशील किसान है, उनके यहाँ भी ये किसान से भी ले सकते हैं जो उन्नत किस्म का लगाया हुआ है। जैसे CO1 एक किस्म होती है, CO2 होती है, CO3 होती है और CO4 होता है। और CO4 सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है हमारे किसान भाइयों के CO4, हाँ, CO4 जो किस्म है अपना राजस्थान का संदर्भ में। जी जी, राजस्थान का संदर्भ में। तो इस किस्म को हम लेके हमारे जहां भी ये किसान भाई, प्रगतिशील किसान भाई, या हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से संपर्क करें हमारे किसान भाई, और वहां से इसकी क्लम्स या जड़ें लेके अपने खेतों में थोड़ी सी मात्रा में लगा ले, फिर उसको 6 महीने तक बढ़ने दे, और उसी को अपने खेत से ही ज्यादा एरिया में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, जिससे कोई बाहर से खरीदना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरे हमारे जो आसपास के जो किसान भाई है, आसपास के गांव के या दूसरे गांवों के, तो उनको भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो धीरे धीरे इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा कि हमारे को इसकी शॉर्टेज भी नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आपने ज्वार की बात की और बाजरे की बात की, तो ये बहुत सारी किस्में हमारी जो यूनिवर्सिटीज है या जो रिसर्च सेंटर है या केवीकेज है या और जो हमारे RSSC है, सीड, वहीं से बीज ले। और इसके अलावा भी मार्केट में भी बहुत सारा अच्छी जो एक कटिंग वाली या बहु कटिंग वाली किस्में उपलब्ध है, तो हमारे किसान भाई लेके अच्छा बीज लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा मिले और उसकी जो है गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त हो सके। एक अपन जब बाकी बुआई करा चाराली फसलों की, तो जी आप जो गेहूं बाजरा मोट मूंग है, अक मैं आप बीजोपचार करा ताकि खड़ी फसल का मैंने कोई रोग नहीं लगे। तो कई एज की आप चारा की फसलें बोवा, अक मैंने भी अपन कोई बीजोपचार की आवश्यकता पड़ेगी, और पड़े तो की प्रकार से आप बीजोपचार करा, जरूर हमारे किसान भाई बहन बताओ आप। देखो, बीजोपचार का बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं बीजोपचार की, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, जो बीज वाली फसलों की बात करें, जैसे बीज के रूप में लगाए हम हरी फसलों को, तो बीज वाली जो फसलें हैं, कुछ बीज तो बीज उपचारित आते हैं, उनको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी कुछ बीमारियां बीज जनित और भूमि जनित दोनों बीमारियां होती है। उन बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बीजोपचार पे जाना पड़ेगा। और बीजोपचार जो भी, क्योंकि ये चारे वाली फसल है, इसको हम सीधा काट के, जब बड़ी हो जाती है, काट के पशुओं को खिलाते हैं, तो बाद में उपचार करें, उससे पहले पूर्व हमें प्लानिंग करके उपचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हमारा चरी के रूप में बाजरा की फसल लेते हैं या ज्वार की लेते हैं, तो इसके बीजोपचार के लिए जैसे थायरम होता है, उसको 2.5 से 3 ग्राम जो कवकनाशी है, उसको प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके लगाएंगे, तो जो बीज जनित और भूमि जनित जो बीमारी है, उससे निजात हो पाएगा और बाद में आने वाली समस्याएं जो है खड़ी फसल में नहीं आएगी। तो ये हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और साथ ही जैसे नेपियर की हम बात करें कि इसकी कलम्स लगाए, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि जब हम कलम्स लगाए तो उसको किसी फंजीसाइड में डिप करके फिर उसको खेत में रोपित करें, तो उसमें जड़ गलन की वो जो समस्या आती है वो नहीं आएगी और हमारी फसल अच्छी होगी। और साथ ही इस जो आपकी ये नेपियर हाइब्रिड बाजरा है, इसका जो उचित समय है बुआई का, उसका ध्यान रखने की बात है हमारे किसान भाइयों को कि पर्याप्त मात्रा में, जैसे हमने आर्द्रता की बात की, तो जब आर्द्रता हो, आर्द्रता कब होती है, जब बारिश होती है उस टाइम आर्द्रता अच्छी होती है, तो उस टाइम में यदि रोपित करिए हमारे खेतों में, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, कम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसमें बढ़िया से जो है उसमें मोटिलिटी भी कम आएगी। जैसे टेम्परेचर अनुकूल रहेगा, आर्द्रता अनुकूल रहेगी, तो उस टाइम पे लगाए। और बाकी जैसे ज्वार है, बाजरा है, इसको गर्मियों में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं और गर्मियों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है इसमें।
हाँ, क्यों तावड़ो भी ज्यादा पड़े तो वाष्पीकरण ज्यादा है, और वाष्पीकरण ज्यादा है तो पानी की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़े ही पड़े है। तो सिंचाई को प्रॉपर तरीको कत्ता दिन को गैप भी कमाने होना चाहिए। देखो, सिंचाई की हम बात करें, सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। तो सिंचाई के एक तो मेथड्स का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से हम सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि इतना पानी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पानी उसको दे सके। बिल्कुल। सबसे पहले तो सिलेक्शन ये करना है कि हमारे खेत का कि आप किस प्रकार की भूमि में लगा रहे हैं। जहां बारी भूमि है, मीडियम भूमि है, वहां पे ज्यादा थोड़ी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और लाइट सोइल है जहां पे, वहां पे थोड़ा पानी ज्यादा देना पड़ता है। तो और ये जो फसलें हैं वो गहरी जड़ों तक इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को जब फसल लगाते हैं उस टाइम में उसका अंकुरण होता है, उसके बाद में पहले पानी हम 20-25 दिन पे देते हैं। लेकिन जैसे इस टाइम जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर 35 से ऊपर जा रहा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, उस टाइम में जैसे फसल बढ़ रही है तो उस टाइम हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि करीबन जो है 7 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई का प्रबंधन करें तो ज्यादा अच्छे हरे चारे की उत्पादकता प्राप्त होगी प्रति हेक्टेयर। क्योंकि यदि इसको बढ़ाएंगे, 10 दिन से ज्यादा करेंगे तो उत्पादनता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और साथ ही मेथड्स का ध्यान रखना है, मिनी स्प्रिंकलर से हमारे किसान भाई दे सकते हैं, स्प्रिंकलर से दे सकते हैं जहां पानी उपलब्ध है, और जहां पानी की ज्यादा समस्या है वहां पे ड्रिप के द्वारा भी हमारे किसान भाई दे सकते हैं, जिससे इन फसलों में कोई खरपतवार भी, क्योंकि ड्रिप से देंगे तो पौधों की जड़ों में ही पानी जाएगा, और जो खरपतवार और जगह जो पानी जाता है वो नहीं जाएगा, तो खरपतवार की समस्या भी नहीं होगी ऐसी चारों की फसलों में। तो इस चीज का हमारे किसान भाई विशेष ध्यान रखें। जी आदमी भी बड़ो बड़ो है, बड़ो तो जाए भी की खुराक बढ़ती जाए भी जी फसल आप बताइए कि पहले शुरुआत में 10 दिन को गैप रखकर, लेकिन जी टाइम का पकवा लागे बी टाइम का भी 7 दिन के ऊपर भी कमाने सिंचाई भी करनी चाहिए। पर एक बात है कि सिंचाई भी कर दी आप और बा फसल तैयार भी है, लेकिन आपने कटाई को जो टाइम है, कटाई को जो तरीका है वो किस प्रकार रखा? देखो, हरे चारे की फसलों में कटाई का बहुत ही ध्यान रखना, इसलिए विशेष रूप से उसके बहुउद्देश्य कई कटाई वाले भी कमाए ज्यादा सावधानी रखनी पड़े। जो हरे चारे की जो फसलें हैं उसमें मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कटाई का कैसे प्रबंधन करें हम लोग, कितने दिन बाद में कटाई करें, किस तरीके से करें, वो है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि हरे चारे की जो फसल, जैसे बाजरा की जो हरे चारे के लिए हम लगाते हैं गर्मियों में, या ज्वार लगाते हैं, तो पहली कटाई करीबन 50 दिन से पूर्व नहीं करें हम लोग। क्योंकि ज्वार की बात करें हम लोग तो ज्वार की जड़ों में एक तत्व होता है जो पशुओं के लिए जहरीला होता है, उसमें जो एससीएन या धुरीन नाम का जो ग्लूकोसाइड होता है वो कच्ची अवस्था में ज्यादा मात्रा में होता है उसकी जड़ों में, ज्वार में, उस पौधे के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। यदि कच्ची अवस्था में पशु को खिलाएंगे तो पशु के आफरा आ सकता है, पशु के लिए इतना वो उसकी पौष्टिकता भी कम रहती है। तो पहली कटाई 50 दिन से पूर्व नहीं करे, वो बहु कटाई की हो या एक कटाई की हो। क्योंकि ये कटाई वाले को तो थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन बहु कटाई वाले को हम कोशिश करते हैं कि 2-3 कटिंग उसमें ले सके। तो उसमें यह ध्यान रखना है कि 50 दिन बाद में कटाई शुरू करे, और फिर उसकी जो है कटाई, पहली कटाई 50 दिन पे कर लिए, और बाद में हम जो है 25 से 30 दिन पे दूसरी कटाई पे जाए या तीसरी कटाई पे जाए। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और जो सिंगल कटिंग वाली है तो उसमें यह ध्यान रखना है हमारे को कि उसमें फूल नहीं आए, यानी 50 दिन वो ये है कि 60-65 दिन पे उसमें फूल आने की अवस्था हो, तो उस अवस्था में काट के पशु को खिलाए तो ज्यादा तो पौष्टिकता मिलेगी, ज्यादा उसमें जैसे प्रोटीन है, फाइबर है, उसकी मात्रा अच्छी प्राप्त होगी, और पशु को जो है उसका जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है उचित मात्रा में हमारे पशुओं को मिलेगी, और दूध उत्पादन उससे प्रभावित नहीं होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा। तो ये हमारे किसान भाई को ध्यान रखना है। साथ ही हरा चारा यदि उपलब्ध कराएंगे तो सूखा चारा कम देना पड़ेगा, तो वो भी एक लागत में जो है बचत हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आप बताए कि हरा चारा देंगे तो सूखा चारो कम देना पड़ेगा, तो एक मैंने हरा चारा और सूखा चारा दोनों साथ मिला दिया जाए और किस प्रकार से दिया जाए, इसको भी एक तरीको बताओ आप। देखो, पशुपालन के हिसाब से एक अच्छा जो डेयरी का जो प्रबंधन करते हैं उसमें ये मुख्य बात ध्यान रखने की ये होती है कि सूखे चारे के उसी अनुपात में हम हरा चारा भी दे, कितनी मात्रा में। तो एक जो जनरल जो हमारे किसान भाई दे रहे हैं और देते हैं, तो उसमें 1/3 जो है पूरा जो चारा होता है उसका 2/3 पार्ट, 2/3 भाग सूखे चारे के द्वारा जाना चाहिए, और 1/3 भाग हरे चारे के द्वारा जाएगा। तो उसको बैलेंस जो है आहार बोलते हैं, बैलेंस आहार बोलते हैं। और उस बैलेंस आहार को हम देंगे तो लंबे समय तक दूध में दूध नहीं घटेगा, उसके जो दूध के पैरामीटर है वो भी अच्छे मेंटेन रहेंगे, और पशु पालन में अच्छा फायदा होगा। मतलब सूखो चारो है भी को 1/3
हरियो चारो हाँ। और बाद उन्होंने मिला दिया। हाँ। आप जी बताइए फसल की कटाई करी, वो भी सूखा वजन के बार के बेसिस पे कि अपन 1/3 भाग देंगे तो वो देंगे तो उसकी मात्रा तो ज्यादा होगी, वजन का हाँ, हाँ वजन के, हाँ हरियो वजन भारी है, हाँ, हाँ, सूखो वजन को थोड़ा जी, हल्का जी, है। जी, जी, जी। अच्छा एक चारो आप अगर सीधो खिलावा कटाई के बाद में तुरंत या भी की कुट्टी कर खिलावा की प्रकार कौन सो चारो ठीक रहे ज्यादा? देखो हरा चारा की बात करें कि जिस सीजन में उपलब्ध होता है, जैसे गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में अभी चल रहा है और आगे आने वाले समय में भी हरा चारा पशुओं को देंगे, खरीफ सीजन में भी देंगे। तो पशु को हम सही अवस्था पे यदि कटाई करते हैं हरे चारे की तो उसको उसको कुट्टी काट के खिलाए तो ज्यादा ठीक रहता है। उससे क्या है कि पशु अच्छे से खाएगा, उसको उसका सारा मिक्स हो जाएगा, नीचे से जैसे हरा चारा है तो नीचे से थोड़ा सा हार्ड होता है, ऊपर से कच्चा होता है, तो सारा मिक्स हो जाएगा और सूखे चारे मिक्स करके खिलाएंगे तो उसको पशु पूरे को अच्छे से खा पाएगा। उसका जो उसमें से जो निकलता है छोड़ देता है, पशु नहीं खाता, जो हार्ड होता है, तो वो समस्या एक तो कुट्टी करने से नहीं आएगी। यदि सीधा खिलाते तो ये समस्या आती है, उसमें से काफी सारा जो है नुकसान हो जाता है, उस नुकसान को बचाया जा सकता है। और पशु यदि अच्छे से उसको खाएगा तो बैलेंस न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। तो इस चीज को हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि हरे चारे को कुट्टी करके ही हमारे पशुओं को खिलाए, कुट्टी करके देना ज्यादा बढ़िया प्रॉपर है, मात्रा ताकि भी पूरा तो खा ले, आपने वेस्टेज भी कौन जाए जी। एक आप देखा डॉक्टर साहब जो पश्चिमी राजस्थान है में पानी की कमी है। आप जटे पानी है बटे तो कृषि भी हो रही है और पशुपालन भी हो रही है, लेकिन जटे पानी नहीं है बटे पशुपालन ही महत्वपूर्ण है, और बटे पानी नहीं हुआ की वजह से हरे चारे की अनुपलब्धता है, तो वह एक बड़ी चुनौती है। तो वे लोग कहीं करे केवल जगह दरकत अपना पेड़ है, खेजड़ी है, सेंदनु है, आंसू ही हरो चारो प्राप्त करे। तो कोई यहाँ की विधि भी बताओगे जब चौमासा को टाइम आयो भी टाइम का हरो चारो खूब है तो हरा चारो को संग्रहण भी हो सके, और वो पेड़ों से जो चारो है वह किस प्रकार से उपलब्ध दे आपका पशुपालन? देखो ऐसी स्थिति में जहाँ पे पानी की बिल्कुल ही कमी है तो वहाँ पे सबसे पहले तो हरा चारा उगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सीजन जैसे बारिश की सीजन है, वहाँ जहाँ पानी की कमी है या पानी नहीं है वहाँ पे जो बारिश की सीजन में जो हरा चारा उगता है उस टाइम में तो बहुत मात्रा में पशुओं को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही सीजन ऑफ होता है या उस टाइम में ये सीजन उस फसल की पूरी हो जाती है तो फिर नहीं मिलता। तो उस टाइम में हमारे जैसे ज्वार है, बाजरा है या मक्का, इस प्रकार की जो फसलें होती है हरे चारे के रूप में लेते हैं, उसका साइलेज और हे बनाया जा सकता है। ये कब जब पर्याप्त मात्रा में हमारे किसान भाइयों के पास उपलब्ध होता है और फसल पूरी उस टाइम में बूट अवस्था में हो, उसमें फूल नहीं आए हो और कच्ची भी नहीं हो, ऐसी अवस्था में काट के उस टाइम में उसको संग्रहित करके फिर जैसे सीजन कट होता है उसके बाद में हम लोग उसको निकाल के पशुओं को यदि खिलाते हैं तो जो अगली सीजन के बीच में जो ब्रेक आता है रबी सीजन के बीच में, तो उसमें उस सीजन को हम पूरा सूखा नहीं करके हरा चारा पशुओं को उपलब्ध कराते रहे, और जिससे हमारे जो है दूध का जो उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होता। एकदम से हरे चारे से हम सूखे पे जाते हैं तो दूध प्रभावित होता है, वापस पशु उसको रिकवर करने में काफी समय लगता है या रिकवर नहीं हो पाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए साथ ही एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक अजोला, जिसको हरा चारा की भी हम कह सकते हैं, इसको पूरक आहार बोलते हैं। तो अजोला एक ऐसी जो है फ्री लिविंग जो फंड होती है, जो हम जहां पे थोड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध होता है तो जैसे क्यारी बना के उसकी या पक्की क्यारी या कच्ची क्यारी में जो पॉलीथीन शीट लगा के या ऐसी आजकल स्ट्रक्चर्स आती है उसमें भी हम लगा के, तो जो 2-2.5 फीट चौड़ी हो, करीबन 10 से 15 फीट लंबी हो और 1 से 1.5 फीट ऊंची हो, ऐसी में पानी भर के जिसमें 1 सेंटीमीटर रेत और जो है पशुओं का जो गोबर होता है 8 से 10 किलो, उसको घोल के उसमें डाल दे और उसमें 1 किलो अजोला का बीज डाल दे। और ध्यान रहे कि उसके ऊपर पूरा धूप नहीं आए, उसमें ऊपर शेड नेट आधी धूप ही अंदर आए और उसमें डाल, हाँ, तो उसमें 1 किलो डालते हैं तो वो 15 दिन में क्यारी पूरी भर जाती है। और उस क्यारी से हम 24 घंटे में 1 से 1.5 किलो रोज का हार्वेस्ट कर सकते हैं। और उसको यदि पशु को हम खिलाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा तो प्रोटीन होती है 24 से 30%। और उसके साथ में और जो पोषक फास्फोरस है, कैल्शियम है, अन्य जो पोषक तत्व उसमें उपलब्ध होते हैं, तो उसको चारे के साथ में मिला के खिलाते हैं तो वो हरे चारे का भी काम करता है और एक तरह से अपना जो बांट देते हैं उसका भी काम करता है। तो किसान की जो है लागत में काफी कमी आती है और पशु को आसानी से मिल जाता है। और दूसरी चीज उसके फायदे ये है कि पशु में जो ज्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं, जिसमें हम उसकी दूध के अनुपात में अपन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो वो जो पशु 2-3 ब्यात के बाद हम खराब हो जाता है या जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या आती है उस समस्या को भी कम किया जा सकता है इस अजोला के द्वारा। तो अजोला तो बहुत शानदार चीज है। हाँ। मतलब तो इनका कौन सा पेड़ है जगह का पत्ता भी आप हरे चारा का रूप में काम ले सकें? यहाँ का जी हाँ, अब ये स्थिति आ रही है कि जैसे जैसे जहाँ जिन एरिया में पानी कम हो रहा है तो हमारे किसान भाई ये लगा भी रहे हैं और लगाना भी चाहिए। जैसे सेंजन है, सेंजन को लगा सकते हैं।
अर्डू है, जैसे जहां बकरी पालन और आपने बताया कि ऊंट पालन होता है वहां पे, या भेड़ पालन है वहां पे अर्डू, जहां पे हम मेन खेत में लगाए तो हम बाउंड्री प्लांटेशन इसको कर सकते हैं, जो एक खेत को भी सुंदर बनाता है वहां पे। और उसकी जो पत्तियां आती है तो उसको जैसे सीजन नहीं होता उस टाइम में ये जो पत्तियां काट के हम लोग खिलाए, जैसे सेंजन है तो सेंजन का तो फलियों का भी उतना ही महत्व होता है, पत्तियों सेंजन एक इनको पेड़ है जगह की जड़ भी की छाल भी का पत्ता भी की फली सारी काम आवे। हाँ। और ई प्रकार से आप बताया कि सेजन है अरडू है ए आप पौधा से भी आप हरियो चारो प्राप्त कर सका और भी आप बात कर सका है, लेकिन समय की मर्यादा में है। और डॉक्टर साहब आपने बीच पधारे का समय तो जानकारी दी वास्ते आपने घना घना धन्यवाद। और भाई बहना समय ने ध्यान रखता मैं आपसे इजाजत फिर मिल से एक नए विषय के साथ, जब तक आपसे घना सू राम राम सा।